व्यू 360 में दुनिया भर के इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाले अमेरिका के अपने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक नजर। और आज रमजान की यादों में जानेंगे इफ्तिखार आरिफ के बचपन के रमजान के बारे में। वो लोग भी जो रोज़ा रखने वाले थे वो भी, और जो रोज़ा नहीं रखते थे वो पाबंदी के साथ उसमें शरीक होते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत ने अमेरिका की तरफ से इंसानी हुकूक के बारे में हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत को भी अमेरिका के अंदर इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका की जानिब से इंसानी हुकूक की सालाना रिपोर्ट शाया होने के बाद किसी और मुल्क ने खुद अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया हो। अमेरिका के महकमा खारजा की तरफ से हर साल दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है, मगर इंसानी हुकूक के हवाले से खुद अमेरिका के अंदर सूरत हाल कैसी है, इस पर दो बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हर साल तफसीली रिपोर्ट शाया करती हैं। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। इरम, अमेरिका में हम ब्लैक लाइव्स मैटर की हालिया तहरीक देख चुके, नस्ली मुनाफरत के वाक़यात भी अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। लातीनी अमरीकी हों या एशियाई बाशिंदे अपने हुकूक की पामाली की अक्सर शिकायत करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बड़ी दो तंजीमें हैं, वो अमेरिका में इंसानी हुकूक के बारे में क्या कहती हैं? असद इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की सन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी कांग्रेस की इंतज़ामिया ने ख़वातीन और LGBTI कम्यूनिटी के हकूक़ की हिमायत करते हुए इंसानी हकूक़ के हवाले से मुस्बत इक़दामात किए, जो कि पिछली इंतज़ामिया के तहत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन बहुत से दूसरे मामलात में अमरीका का ख़ुद अपने घर में इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड काबिल सताइश नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हवाले से एक तवील फहरिस्त जारी की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक साल 2021 में एशियाई नस्ल के और स्याह-फाहम लोगों को निशाना बनाने वाले नफ़रत अंगेज़ जराइम के वाक़यात में सन 2019 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। अमेरिका में सन 2021 में माशी अदम मसावात में इजाफा हुआ। कोरोना की आलमी वबा के दौरान अगरचे हुकूमत की फंडिंग के बायस गुर्बत की शरह में कमी हुई, गरीबों और अमीरों के बीच दौलत का फ़र्क मज़ीद बढ़ा। सितंबर 2021 में अमेरिका में 1,90,00,000 बालिग अमरीकियों को काफ़ी मिकदार में खाना मुयस्सर नहीं था। दुनिया भर में मुजरमों को जेलों में रखने की सबसे ज़्यादा शरह अमेरिका में रही। तकरीबन 20 लाख अफराद सन 2021 में किसी भी एक दिन अमरीकी जेलों में कैद थे। पुलिस की जानिब से ख़ासतौर से स्याह-फाहमों पर बेजा ताकत के इस्तेमाल को कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ नहीं हो सकें। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अब भी अमेरिका में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले स्याह फाम अफराद की शरह सफ़ेद फाम अफराद से 3 गुना ज़्यादा है। इंसानी हकूक़ की एक और मोतबर बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की सन 2020 और 21 की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बायस अमेरिका में पहले से पाए जाने वाले इम्तियाजी नस्ली सलूक में मज़ीद इजाफा हुआ। पुलिस की जानिब से बेजा ताकत के इस्तेमाल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की मानद एमनेस्टी का तजिया भी यही है कि इससे स्याह फाम गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर हुए हैं। एमनेस्टी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जानिब से बैरूनी ममालिक में मोहलिक कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करने से गैर कानूनी हिलाकतों के इम्कानात बढ़ गए हैं। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में गौतनामा बे के कैद खाने में ज़ेरे हिरासत 39 अफराद के केस को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिन्हें 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस होने के शुबे में कैद किया गया था। थैंक यू इरम, इस हवाले से जो सिचुएशन थी अमेरिका में उस पर हमें अपडेट करने का। इस वक्त हमारे साथ मैसाचुसेट्स से बज़रिया स्काइप मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के US प्रोग्राम की डिप्टी डायरेक्टर लॉरा पीटर। Laura, thanks for joining us this morning. What with this whole racial injustice, flawed criminal legal system, economic inequalities, and much more, and then also keeping some of the world's biggest human rights violators as its allies, how do you see US trying to champion the cause of human rights around the world? Well, you know, the U.S. has taken a number of important steps to champion women's rights and the rights of LGBTQ people that were seriously undermined in the previous administration. But it still has a long way to go to fulfill its human rights commitments to address, for example, racial inequality, racial injustice, economic
economic rights in its immigration policy. So it has taken important steps, but it has a number of places it's failed, continues to fail. جس طرح سے لورا کہہ رہی تھیں کہ جو سچویشن یہاں رہتی ہے ڈیفینیٹلی اس کو واچ کیا جاتا ہے لوکلی بھی, اور اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک جو ہے وہ چیزیں کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں, ان کی بیٹرمنٹ کی گنجائش بھی ہے, اور وہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ہو رہی ہیں اس طرح سے, اس لیول پہ نہیں پہنچ رہی, یا اس لیول پہ ہیومن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نہیں موجود جس پہ اس کو بیس بنا کے دنیا پہ کرٹیسائز کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس پہ کرٹیسزم اپنی جگہ موجود ہے. Laura, different countries from around the globe criticized United States, issuing human rights reports and responding to United States, asking US shall take care of its own human rights situations first. Do you see any kind of self-analysis being done here related to HR situation within the US? I mean, I do think there is self-analysis and definitely a desire to do better on a number of fronts and admissions of some failures. But, you know, in particular, when it comes to criminal justice, the United States remains the country who incarcerates people at the highest rate in the world, with, you know, nearly 2 million people behind bars and another 4 million on probation and parole, for example. There are a number of ways that the criminal justice system continues to fail, particularly black and brown communities in this country. Thanks, Laura. Thanks for joining us in the morning and actually talking to us related to the human rights situation within US. Laura کہہ رہی تھیں کلوزنگ پہ کہ جس طرح کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں, اس میں ڈیفینیٹلی سیلف انالیسس ہے, خود اس کو فکس کرنے کے لیے سسٹم کو بات بھی ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے امریکہ میں ابھی بھی عوام کو فیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پاکستان میں تبدیلی مذہب کے بعد شادی کرنے والی لڑکیوں کی اگر شادیاں ناکام ہو جائیں تو انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے مذہب کی یہ تبدیلی جبری ہو یا وہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر کے شادی کریں. ان کے لیے کوئی محفوظ چھت ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے. معاشرتی دباؤ کے باعث سسرال والوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو ان کے اپنے گھر والے بھی نہیں اپناتے. ان میں سے کچھ لڑکیوں کو چھت مہیا کرنے والے ایک ادارے کے بارے میں بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان. 19 سالہ شارلٹ مسیحی مذہب کی ماننے والی ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے, لیکن یہ اب لاہور کے علاقے مزنگ میں کرسچن ٹرو اسپرٹ کے تحت چلنے والے شیلٹر ہوم میں رہتی ہیں. شارلٹ انجینئر بننا چاہتی تھی لیکن اب میک اپ کا کام سیکھ رہی ہیں. یہاں پہ ہلکی سے ہم ہائٹ کر کے والوں کی فرنٹ پہ. وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ہمسائی نے انہیں بے ہوش کیا اور کسی کو فروخت کر دیا. اسی دوران ان کا مذہب تبدیل کر کے شادی کر دی گئی. چائے پلائی گئی ہے تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. تو جب 3 دن کے بعد مجھے ہوش آئی ہے تو میں کسی کے گھر میں تھی. آہستہ آہستہ وہ مجھے بتاتے گئے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے, یہ تمہارا ہسبینڈ ہے تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے. شادی کا مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوئی تھی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے میرا نام عائشہ رکھا تھا, وہ خود سے رکھا تھا. شیلٹر ہوم میں رہنے والی دیگر لڑکیوں کی کہانی بھی شارلٹ سے ملتی جلتی ہے. کسی کا جبری مذہب تبدیل کیا گیا تو کسی نے جھانسے میں آ کر خود مذہب تبدیل کیا. یہاں رہنے والی لڑکیاں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے اکثر افسردہ ہو جاتی ہیں. فورس کر رہے تھے کہ مسلم ہو جاؤ, میں نے نہیں مانی, اس وجہ سے مجھے کافی مارا ہے. میں وہاں تب سے یہاں پہ آئی ہوں, کافی کچھ سیکھا ہے. میں گھر نہیں جاتی, اس وجہ سے نہیں جاتی کیونکہ میری وجہ سے میرے گھر والوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح شیخو پورہ کی رہائشی مہوش کا زبردستی مذہب تبدیل کر کے شادی کی گئی, جس کے بعد اس نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. مہوش بتاتی ہیں کہ اس کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا, جس کی اذیت اسے آج بھی غمزدہ کر دیتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جب اسٹچنگ صحیح طرح سے سیکھ لوں تو میں اپنی بوتیک شروع کروں. تو اپنے ماں باپ کا بھی سوچنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے اچھا کروں. شیلٹر ہوم کرسچن ٹرو اسپرٹ نامی نجی تنظیم کی مدد سے چلتا ہے, جہاں خواتین کا مذہب کی تفریق کے بغیر ان کی مدد کی جاتی ہے. ہمارے پاس زیادہ تر کیسز ڈومیسٹک ورکرز کے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مزدور طبقہ ہے جیسے باؤنڈیڈ لیبرز ہیں, بھٹوں پہ کام کرنے والے لوگ, ان کی بچیوں کو ان کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, جبری شادیاں ہوتی ہیں. شیلٹر ہوم میں لڑکیوں کو قانونی مشاورت کے ساتھ سلائی کڑھائی اور دیگر کام سکھائے جاتے ہیں
ताकि वो अपना रोजगार खुद चला सकें। जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादियां रोकने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामान में बिल पेश हो चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं तजवीज़ की गई हैं, लेकिन इन बिल पर उठने वाले एतराज़ात के बायस वो पास नहीं हो सके। कानून बन जाने की सूरत में इनको रोकने में खासी मदद मिलेगी। CTS की दस्तावेज़ात के मुताबिक मसीही लड़कियों के मजहब की तब्दीली के ज़्यादातर केस शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, जबकि हिंदू लड़कियों के केसेस हैदराबाद से रिपोर्ट होते हैं। समटाइम्स लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 98% केसेस हैं वहाँ पर फोर्स्ड कन्वर्जन ही होती है और फोर्स्ड मैरिज होती है। हमने 2021 में 90 केसेस को सपोर्ट किया है, 2019 में 67 केसेस और 2020 में 90 केसेस। शेल्टर होम में लड़कियों को ज़हनी अजियत से निकालने के लिए काउंसलिंग भी की जाती है। 1, 2, 3, go. No. ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इंसानी हुकूक के लिए अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान के लिए कंट्री रिपोर्ट में ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब और ज़बरदस्ती की शादियों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में शुमार किया गया है। पाकिस्तान में ज़बरदस्ती शादियों को रोकने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन ऐसे केसेस अक्सर अदालतों तक नहीं पहुँच पाते, और अगर अदालतों तक चले भी जाते हैं तो अक्सर उनमें सज़ाएँ नहीं होती। क्या मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तानी मुआशरे को निपटना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस से। पीटर जैकब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। पीटर, क्यों मुश्किल है इस जबरी तब्दीली मजहब और शादियों को रोकना? कानून नहीं है या अमल दरामद नहीं हो रहा? हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 जुराइम का इजाफा किया, 2 ऑफेंसेस, जिसमें जबरी निकाह यानी 16 साल, जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, सिंध में 18 है, पंजाब में 16 है, लेकिन जो भी जहाँ पे भी कानून जो है वो मुकर्रर करता है हद, उसको जुर्म करार दिया गया सेक्शन 498A और 498B में। 498B ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम बच्चियों से ज़बरदस्ती निकाह से मुतल्लिक थी, और जिसकी बड़ी हैवी पेनल्टी 5 साल से 10 साल की सज़ा और 5 साल से 10 लाख का जुर्माना ये मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। और जैसे आप जिक्र कर चुके हैं यहाँ पर कि ख़ास तौर पर जबरी तब्दीली मज़हब से मुताबिक एक बिल जो है वो तैयार भी किया गया, लेकिन वो उसको कानून नहीं बनने दिया गया। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि बादियो नज़र में तो कुछ कवानीन हैं जो ज़बरदस्ती निकाह, अगवा वगैरह के जराइम उनके ऊपर गिरफ्त रखते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, ख़ास तौर पर जब वो बच्चियाँ मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनका जो है वो कोई भी मैकेनिज़्म, कानूनी सोशल प्रोटेक्शंस के जो सेफ्टी नेट हैं वो उनके काम में नहीं आते। ये जो बच्चियाँ आपने दिखाई हैं वो चंद हैं, और वो कुछ हैं जिनमें अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। तो पीटर, आप समझते हैं कि ये जो अमल दरामद आपने कहा कि नहीं होता, कानून मौजूद हैं, अमल दरामद ना होने की रीज़न्स अगर आप हाईलाइट कर सकें कुछ तो? ख़ास तौर पर ये कि हमारी जो इंतज़ामी मशीनरी है और निज़ाम इंसाफ है, उसके अंदर इस बात को समझा नहीं जा रहा कि किसी कम सिन बच्ची और वो मजहबी अक़लियत से जब ताल्लुक़ रखती है तो उसके ऊपर उसकी राय को मुतासिर करना और उसकी राय को मैनिपुलेट कर लेना कितना आसान है, एक। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर कुछ जराइम पेशा कार्टेल बने हुए हैं, और वो ख़ास तौर पर ये दरबार वगैरह होते हैं जहाँ पे वो मज़हब का लिबाता ओढ़ के उस पर ख़ास कैंपेनिंग करते हैं कि जनाब ये जैसे कि ये होना ही चाहिए, और ये जो है क्योंकि अक्सरियत मज़हब सबसे अच्छा है, लिहाजा मजहबी अक़लियत से अगर कोई आ जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पीटर, कई हुकूमतें हमने देखा आके चली गई, लेकिन ये मसला अभी तक अपनी जगह मौजूद है। चैलेंजेस हैं इस हवाले से, और अगर जो कानून मौजूद हैं उनको मज़ीद मौसर कैसे किया जा सकता है कि जिन पे अमल दरामद भी हो सके? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़ास तौर पर सरकारी सतह पे इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि ये नाइंसाफ़ी है, और जब वो मुकम्मल तौर पर पार्लिमान की सतह पर ये बात तस्लीम कर ली जाएगी तो इसके ऊपर अमल दरामद में चाहे वो सोशल सेफ्टी नेट हैं, चाहे वो लीगल सेफ्टी नेट हैं, वहाँ पे आसान हो जाएगा।
हुकूमत तो ये देखिए ना कि अब हमारे पास जो नताइज आए हैं अफराद शुमारी के सेंसस के, वो हमें बताते हैं कि कोई 4-5 लाख आबादी जो है वो मजहबी अक़लियतों की कम हो गई है। जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी उससे ये कम हुई है। तो ये इसमें कुछ ना कुछ तो वजह हुई होगी, हिजरत हुई है, अंडर काउंटिंग हुई है या तब्दीली मज़हब हुई है। तो इस मसले को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। वो जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी जो मजहबी अक़लियतों से बिलअमूम रोज़मर्रा की बुनियादों पर हो सकती है, उसका मुआशरे को इदराक करना बहुत ज़रूरी है, फिर ये रुक पाएगा। बहुत शुक्रिया पीटर जैकब हमसे बात करने का और इस हवाले से जो सिचुएशन थी पाकिस्तान में हमें उस पर ब्रीफ करने का। 2020 में शुरू होने वाली कोरोना की आलमी वबा के बाद ये तीसरा रमज़ान है। पिछले 2 सालों में और रमज़ान के महीने में इज्तिमाई इबादतें और अफ्तारियों का सिलसिला रुका रहा, लेकिन अमरीका में कोविड-19 की सख्त पाबंदियां ख़त्म होने के बाद इज्तिमाई नमाज और इकट्ठे खाना खाने का ये पहला मौका है। आइए आपको वाशिंगटन DC के करीब की एक कम्युनिटी मस्जिद में लिए चलते हैं जो इज्तिमाई अफ्तार का एहतमाम कर रही है। रमज़ान हमेशा मुसलमानों के लिए एक ऐसा मौका रहा है जिसे मिलकर मनाया जाता है। वबा के दौरान इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर नमाज और इफ्तार के लिए जमा हो सकते हैं। रियासत मैरीलैंड के शहर सिल्वर स्प्रिंग में कायम ये इंडोनेशी निजात अमरीकियों की मस्जिद इमाम सेंटर है। 3 सालों में पहली बार मुंतज़मीन को ये देखना पड़ा कि आया उनके पास नमाजियों के लिए खाने पीने की काफ़ी मिकदार मौजूद है। सबसे मुश्किल ये अंदाज़ा लगाना है कि कितने लोग आएंगे। पिछले 2 साल वबा की वजह से हमें लोगों की तादाद को महदूद रखना पड़ रहा था। अब इफ्तार और तरावी के लिए जितने चाहें लोग आ सकते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। वबा से पहले के सालों के बरअक्स, जहाँ रमज़ान के पूरे महीने में इज्तिमाई इफ्तारी के बाद तरावी होती थी, अब इमाम सेंटर सिर्फ जुम्मा, हफ्ता और इतवार को इज्तिमाई इफ्तारी का इनेकाद कर रहा है। हर रात सिर्फ नमाज होती है। ऑनलाइन एक साथ रोज़ा इफ्तार करने के कई सालों के बाद बहुत से रोज़ेदारों के लिए ये बहुत है। सबको एक साथ देखना और एक साथ इफ्तार करना बहुत वलवला अंगेज है। यहाँ आने में मजा आता है। पिछले साल कोविड की वजह से कोई तरावी नहीं हुई थी। वाशिंगटन DC के इलाके में इंडोनेशी बाशिंदों के कायम किए गए इमाम सेंटर की रमज़ान सरगर्मियाँ उन तमाम लोगों के लिए खुली हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। सोहेर शामी निजात अमरीकी हैं जो पहली बार इंडोनेशी खाना चख रही हैं। दरअसल बहुत से खानों में चावल शामिल होते हैं और उनमें गोश्त होता है, इसलिए ये घर जैसा ही है। रमज़ान दीनी उलूम और गौर व फिक्र का भी महीना है। इन सरगर्मियों के लिए मस्जिद अब भी ऑनलाइन सीखने के वो तरीके इस्तेमाल कर रही है जो वबा के दौरान तैयार किए गए थे। ये अब एक किस्म की मिली जुली सरगर्मी है। हफ्ते के दिनों में रजाकारों का मिलना मुश्किल है क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं और दफ्तरी औकात इफ्तार के वक्त के इतने करीब होते हैं कि चंद ही लोग रजाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं। लिहाजा हमने ये सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रखी हैं। ज़्यादातर इंडोनेशी शिमाली अमरीका की फ़िक्का कौंसिल की पैरवी करते हैं। उन्होंने 2 अप्रैल को रोज़ा रखना शुरू किया। इसके मुताबिक ईद उल फितर 1 मई को मुतवक्को है। यूनी सलीम की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज रमज़ान की यादों में आपको मिलवाते हैं मारूफ शायर और दानिश्वर इफ्तिखार आरिफ से। इफ्तिखार आरिफ का बचपन लखनऊ में गुजरा। उनका कहना है कि लखनऊ में शिया और सुन्नी दोनों ही फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों में दोस्ती भी बहुत थी, लेकिन मुहर्रम में लड़ते भी थे और रोज़ा ना रखने वाले भी पाबंदी से सहरी करते थे। आइए जानते हैं इफ्तिखार आरिफ से उनके लखनऊ में गुजारे हुए बचपन के रमज़ान के बारे में। मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बरसग़ीर का आखिरी बड़ा शहर मुसलमानों का कहा जाता था और वहाँ का रमज़ान मुख्तलिफ होता था। जो बचपन की यादें हैं उसमें 2-4 बातें ऐसी हैं जो शायद बयान की जा सकती हों। रमज़ान में उस ज़माने में सहर के लिए जो आजकल मैं एहतमाम देखता हूँ ये सब नहीं होता था। जो मुतमव्विल लोग थे उनके यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा कि वो फेनियाँ जिनको कहते हैं वो दूध में भिगो के रख दी जाती थी और वो लोग भी जो रोज़ा रखने वाले थे वो भी और जो रोज़ा नहीं रखते थे वो पाबंदी के साथ उसमें शरीक होते थे और गोया सहरी करते थे। अज़ानें होती थीं और मुख्तलिफ़ शियों में और सुन्नियों में बहुत ही लखनऊ में फसाद वगैरह होता रहता था, मगर दोस्ती भी बहुत थी। एक दूसरे के घर में जाते थे और शादियां वगैरह होती थी, मगर मुहर्रम में लड़ते भी थे।
تو رمضان میں سب جاگ جاتے تھے اور ہر گھر میں روشنی ہو رہی ہوتی تھی اور اس کے بعد بالکل ایسے سناٹا چھا جاتا تھا. افطار کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کچھ چیزیں تھیں جو 20-25 سال تک افطار میں اسی طرح کی چیزیں کھائیں. مثلاً نہیں معلوم ایسے کہ کہیں اس کا ذکر تو نہیں ملتا کہ پکوڑے عرب میں بہت کھائے جاتے تھے. تو پکوڑے اور رمضان جو ہے وہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے. پکوڑے ہوتے اور چنے کی دال خاص طور پر بھنی ہوئی اور دوسری اور چنے اور کچالو. یہ جو آج کل چاٹ وغیرہ فروٹ چاٹ جسے آپ کہتے ہیں یہ تو میسر ہمارے یہاں تو تھی نہیں. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ افطار سے عصر کی نماز کے وقت سے ہم بچے جو تھے وہ چلے جاتے تھے اور مسجد میں دھلواتے تھے. اور اس زمانے میں تو کوئی یعنی بدنے سے پانی لے کر اور فرش دھوتے تھے اور مختلف محلے کے مختلف گھروں سے سینی اس کو کہتے تھے ایک بڑی سی چیز جیسے ٹرے کہہ لیجیے گول سی, اس میں رکھی ہوئی افطاری آتی تھی. اور ہم 2-3 جن کو اچھا لڑکا سمجھا جاتا ان کو بٹھال دیا جاتا تھا کہ وہ تقسیم کر دیں. اور میں نے بہت کم سنی سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا. میری بھی روزہ کشائی ہوئی اور وہ روزہ کشائی میں ایسے ہوتا تھا کہ گھر کے بزرگ بھی روزہ رکھتے تھے اس دن. تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے نانا مرحوم جو تھے انہوں نے میرے روزہ کشائی کے علاوہ بھی کبھی روزہ رکھا ہو, لیکن انہوں نے میرے روزہ کشائی کے دن روزہ رکھا. اچھا, اب روزہ کشائی میں بھی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ تحفے میں زیادہ تر یعنی جو قریب کے اجزاء تھے وہ کپڑے وغیرہ لاتے تھے, یا یہ کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں. تو ہمیں کپڑے وغیرہ دلچسپی تھی نہیں, اس لیے کہ وہ تو آنی ہوتے تھے. ہمیں مٹھائی سے دلچسپی ہوتی تھی اور ہم بہت شوق سے مٹھائی کھاتے تھے. اچھا, کوئی مٹھائی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شکر زیادہ نہ ہوتی ہو. یعنی اب تو شوگر فری برفی مل رہی ہے اور شوگر فری, ارے بھائی شوگر فری کھانا ہے تو اس سے زہر ہی کھا لے. ٹیکسیڈرمی یا جانوروں کو حنوط کرنا ایک قدیم فن ہے. موجودہ دور میں ماحول اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کچھ سرگرم کارکن اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, لیکن اس کے ماہر اس فن کو آرٹ اور سائنس کا امتزاج سمجھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگلی حیات کی بقا کی ضرورت کو اجاگر کرنا ضروری ہے. اس بارے میں آپ کو دکھائیں گے جلد ایک تفصیلی رپورٹ ویو 360 میں. آج اس کی ایک جھلک. ٹیکسیڈرمی یا مردہ جانوروں میں بھس بھر کے حنوط کرنے میں میری دلچسپی کی وجہ فطرت سے میری ہمیشہ محبت تھی, اسی طرح سے فن اور سائنس سے محبت کی بھی. لوگ عموماً چھوٹے پرندوں کے بارے میں نہیں سوچتے, لیکن مجھے ان سے انتہائی محبت ہے. وہ ایسے جاندار ہیں جو میرے لیے پرکشش ہیں, بہت ہی شاندار ہیں, اور ان کی خوبصورتی آپ کو حیران کر دیتی ہے. مجھے اس کام میں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اس سے ملنے والی خوشی کبھی کم نہیں ہوتی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.